था सिर्फ ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का। ऑस्ट्रिया में सक्सेसर को लेकर के, ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार है उसको लेकर के, अभी नोट मत करना कुछ भी, आप आगे चल के। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध था जो खत्म हुआ आपका एक ट्रीटी से, एक्सला सेपल ट्रीटी इसके लिए साइन हुई, एक्सला सेपल संधि से खत्म हुआ। दूसरा युद्ध आज हमको जानना है जो हुआ था आपका 1749 से लेकर के 1754 तक, और इसका कारण क्या था? इसके कारण भारत की भूमि थी, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर के जो युद्ध हुए, कौन राजा होगा उसको लेकर के दोनों कंपनियां इंटरफेयर करेंगी, यानी कि भारत में दो कंपनियां हैं, फ्रांसीसी भी और अंग्रेज भी, और यहाँ पर एक संधि होगी आपका पांडिचेरी ट्रीटी। कौन सी? पांडिचेरी संधि। बेसिक सी समझ रहा, ध्यान से देख। और तीसरा जो वॉर हमको आज पढ़ना है वो पढ़ना है 1756 से 63, यानी एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध, और उस सप्तवर्षीय युद्ध की वजह से दोनों कंपनियां एक दूसरे के सामने आ गई 7 ईयर वॉर की वजह से, और इसका अंत हुआ पेरिस ट्रीटी से, पेरिस संधि से। तो आप नाम भी देख रहे होगे, जरा अगर मैं आपसे पूछूं पेरिस क्या भारत में स्थित है, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं, यानी ये ट्रीटी भारत की सीमाओं से बाहर हुई है। इसका मतलब युद्ध का कारण भी क्या रहा? भारत की सीमाओं से बाहर एक युद्ध हुआ, भारत की सीमाओं से बाहर। यहाँ देखिए एक्सला सेपल, क्या ये आपको कोई भारत के नाम दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं, तो इसका भी जो कारण था युद्ध का, क्योंकि भारत की सीमाओं से बाहर का एक युद्ध था। सिर्फ जो ये दूसरा युद्ध यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें कारण है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए, और पांडिचेरी में एक संधि हुई, यानी भारतीय भूमि के लिए तो सिर्फ क्या है? सिर्फ एक युद्ध हुआ है, बाकी दो का कारण भारतीय भूमि से बाहर कुछ हुआ। तो बाहर कुछ क्या हुआ? देखो, जैसे कि भारत में ये लोग अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, या ये लोग भारत में व्यापार करने आते थे, तो क्या ये सिर्फ भारत में व्यापार कर रहे थे या दुनिया में सब जगह व्यापार करते थे? तो आप कहेंगे जितनी भी यूरोपीय कंपनियां थी, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ भारत ही आती थी, वो दुनिया के सभी कोनों में अपने व्यापार के लिए जाती थी। और अगर कहीं पर भी संघर्ष छिड़ता था तो ये जहां जहां पर एक्स जगह हो, चाहे वाई जगह हो, चाहे जी जगह हो, ये जिस भी जगह होती तो इनकी आपस में क्या होता था? दुश्मनी हो जाती थी। ऐसे समझिए जैसे कि एक आप हैं और एक आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, बी से शत्रुता हो गई, तो ये समझिए आपके जितने भी रिश्तेदार हैं और बी के जितने भी रिश्तेदार हैं उनकी भी आपस में प्रतिद्वंदिता हो जाएगी या नहीं, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया में। आप कहेंगे हाँ भैया, वो भी एक दूसरे से राइवलरी मानने लग जाते हैं फिर। हालांकि कोई ऐसा कोई कारण तो है नहीं कि उनको माननी चाहिए, लेकिन किस वजह से? क्योंकि उनकी जड़ें कहां से जुड़ी हुई हैं? ए और बी कंट्रीज। तो कहीं भी दुनिया में कोई भी संघर्ष हुआ, क्योंकि जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार, तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया का राजा था उसके अपना बेटा नहीं था, उसके अपना बेटा नहीं था, तो उसकी बेटी को उसने घोषित कर दिया कि मेरी बेटी गद्दी पर बैठेगी, तो बाकी सब लोग उसके विरोध में आ गए। तो दुनिया में दो देश कौन कौन से? तो ब्रिटेन और फ्रांस, ये उस समय पर एक दूसरे के अपोजिट रहे, इनकी कंपनी भी एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया का साथ देता था फ्रांस, और जो पर्सिया कंट्री थी उसका साथ देता था आपका कौन? ब्रिटेन। तो ये एक दूसरे के सामने रहते थे। तो उत्तराधिकार के प्रश्न पर जब आपका ऑस्ट्रिया और पर्सिया एक दूसरे के सामने आए, तो कौन एक दूसरे को सपोर्ट करते एक दूसरे के विरोधी हो गए? तो आप कहेंगे फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी हो गए। इन घटनाओं को हमको जानना है। आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने बहुत ध्यान से कहीं और ध्यान लगाया। सुनने के लिए तैयार है? ध्यान से क्या कारण रहे, यही हमको आज जानना है उस छोटे से हिस्से में। दोनों के दोनों ये आपको पता होना चाहिए, ये दोनों के दोनों क्या थे? मद्रास और पांडिचेरी बंदरगाह थे, यानी कि समुद्र के किनारे स्थित थे, और किसके अधीन थे? तो लिख लेना, कर्नाटक राज्य के अधीन थे। कर्नाटक के अधीन अधीन बंदरगाह थे, अधीन बंदर था। रंगीला के समय बहुत सारे राज्य क्या हुए थे? खुद को स्वतंत्र बना लिए थे, उन्हीं में से एक हैदराबाद भी था। इसका संस्थापक कौन था? निजामुल मुल्क, आप सबको पता होना चाहिए। तो चिंकलिज खान भी हमने आपको बताया था, निजामुल मुल्क, चिंकलिज खान। सारे साथियों ने एकदम ठीक आंसर लिखा है, बहुत ठीक आंसर आपका है। तो क्या बोलेंगे? हैदराबाद में के अधीन कर्नाटक के राज्य हुआ करते थे। तो यहाँ पर क्या घटना घटती है? तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना ये घटी कि कर्नाटक का एक नवाब था जो हैदराबाद के अधीन था, उस नवाब का नाम था, कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था दोस्त अली। कौन था कर्नाटक का नवाब? दोस्त अली। बहुत अच्छे से ये हैदराबाद के अधीन रह करके खुद को स्वतंत्र बनाने के प्रयास में क्या कर रहा था? अपने शासन को चला रहा था। लेकिन 1740 में मराठों ने यहाँ पर अटैक किया, मराठों ने आक्रमण करके इसको मार डाला, आक्रमण करके दोस्त अली को मार डाला। यहाँ पर आक्रमण करके कौन थे? आपका मराठे। मराठों को बाहर निकाला, मराठों को बाहर निकाला, बाहर निकाला। अब आप कहेंगे भैया तो इसका जो वंशज है वो था सफदर अली, उसको तो मार दिया गया। उसका जो दामाद उसके शासन में सहायक था चंदा साहिब, तो चंदा साहिब को भी क्या कर लिया उन लोगों ने? चंदा साहिब को कैद कर रखा मराठों ने। तो मराठों ने क्या उसको छोड़ दिया? नहीं। तो मराठे जब बाहर आ गए तो अब फिर कर्नाटक का शासन तो कोई ना कोई चलाएगा, हाँ या ना? बोले? आप कहेंगे हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया कि सफदर अली का एक नाबालिग बच्चा था, तो सफदर अली के नाबालिग बच्चे को यहाँ पर कर्नाटक का नवाब बनाया। इस बात को लिखना, क्या बोलेंगे? सफदर अली पता है ना कौन है? सफदर अली के पुत्र को उन्होंने गद्दी पर बैठाया, इसके पुत्र का नाम था सईद। तो मराठाओं ने एक टुकड़ी भेजी, यार ऐसे कैसे हमारी खिलाफत कर सकते हैं ये हैदराबाद के निजाम, तो उन्होंने इस सईद की हत्या कर दी। सईद की क्या कर दी जाती है? हत्या। अब हैदराबाद के निजाम को पता चलता है कि मराठों ने जिसको हमने बनाया नवाब उसकी हत्या कर दी, तो उन्होंने क्या किया? आनंद फानंद में फिर अनवरुद्दीन को ही कर्नाटक का नवाब बना दिया। तो अनवरुद्दीन किन स्थितियों में कर्नाटक का नवाब बना, ये आपको क्लियर हो गया? आंखें बंद करके मेमोराइज कीजिए एक बार। 1740 में क्या हुआ था? कर्नाटक पर मराठों ने आक्रमण किया, और वहां पर जो दोस्त अली था, दोस्त अली को मार डाला गया, उसके पुत्र सफदर अली को मार दिया गया, और साथ में क्या कर लिया गया? उसके दामाद चंदा साहिब को उन्होंने अरेस्ट कर लिया। इसके आवेदन में फिर आपका हैदराबाद के निजाम ने अटैक कराया, मराठाओं से उसको खाली कराया, और सफदर अली जो मारा गया था उसके पुत्र सईद को नवाब बनाया, और साथ में क्योंकि वो नाबालिग था तो उसका संरक्षक बनाया अनवरुद्दीन। मराठों ने सईद को भी मार दिया। अब बच्चा कौन है कर्नाटक में शासन चलाने के लिए? अनवरुद्दीन। हैदराबाद के निजाम ने कहा कि ठीक है अनवरुद्दीन तुम शासन चला लो। और ये घटनाएं कब की है? हम बात करें 1743 में कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है, ये आपको पता होना चाहिए। मराठों का इसमें क्या योगदान रहा ये आपको पता ही है। आगे चलें। हम कहते हैं डुप्ले कामयाब रहा, फ्रांसीसी डुप्लेसी की वजह से कामयाब रहा। तो अलेक्जेंडर ड्यूमा ने क्या किया था शुरुआत में? 1740 की अगर हम बात करें, 1740 में, 1740 में, 1740 में, तो इसने क्या देखा कि यार कर्नाटक में कंट्रोल किसका है? उस समय 1740 में कर्नाटक का नवाब कौन था? दोस्त अली। और इधर कौन था हैदराबाद में? मैंने बताया निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क ने रंगीला के समय हैदराबाद के स्वतंत्र शासन की स्थापना की, और निजामुल मुल्क की मौत हुई 1748 में, यानी निजामुल मुल्क अभी मौजूद है। तो इसने क्या काम किया अलेक्जेंडर ड्यूमा ने? इसने दोनों को इनवाइट किया अपने यहाँ। पांडिचेरी तो इनके कंट्रोल में था ही, 1674 में मैंने आपको कल की क्लास में बताया। इसने बढ़िया दावत का इंतजाम किया, पांडिचेरी को खूब सजाया इसने, और दोनों लोगों को बुलाया, भाई साहब हम तो आपकी दावत रखना चाहते हैं। अब तक क्या था, जितनी भी कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थी तो वो राजा से परमिशन तो ले लेती थी, राजा को टैक्स भी देती थी, लेकिन राजा का बहुत अधिक स्वागत नहीं किया था किसी ने। तो ये अलेक्जेंडर ड्यूमा ने क्या किया? इन लोगों को वहां बुला करके कहते 1 महीने रखा, दोस्त अली को भी, निजामुल मुल्क को भी, जबरदस्ती, मतलब रिक्वेस्ट मोड पर, ऐसे नहीं बंधक बना करके, रिक्वेस्ट मोड पर। बोला भाई साहब आप तो हमारे भगवान हो, आप ही हमारे कुल देवता हो। उसने उनकी बहुत रिक्वेस्ट करी। उस आप भगत से वो इतने खुश हुए कि इन्होंने अलेक्जेंडर ड्यूमा को उस पांडिचेरी क्षेत्र का नवाब घोषित कर दिया, और साथ में इसने उनसे परमिशन ले ली। कैसी परमिशन ले ली? साथ में इसने अपनी सेना रखने की और अपनी आर्मी रखने लगा। क्योंकि जब डुप्ले भारत में आया, मैंने बताया डुप्ले भारत में कब आया था बताओ? 1741 में।
तो डुप्ले जब भारत में आया तो डुप्ले को तो नवाब का पद खुद ही मिल गया, और इसके लिए, इसको नवाब का पद दिलाने के लिए इन दोनों लोगों ने मेहनत की, मुगल बादशाह को भी पत्र लिखे, भैया आदमी बहुत बढ़िया है, हमारे शासन में, हमारे अधीन, आप प्लीज भाई आदमी किसी की आप भगत करे, आप अगर मुझसे बहुत अच्छा 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 बोलो, बहुत प्यारा बोलो, तो मेरा भी दिल पिघलेगा ना, मैं भी कहूँगा यार कितने प्यारे लोग हो तुम, अब तुम मुझसे कड़वा 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 बोलो और फिर अपने काम की बात करो, भैया हम तो पढ़ने आए, हमारा तुम्हारा और कोई रिश्ता नहीं है, व्यापार करने आए हम तो फिर तो वो बात ही नहीं बनेगी। तो उसने ये सब चीज फ्रांसीसियों को मजबूत बनाया, तो डुप्ले को इसी का फायदा मिला, तो डुप्ले को बहुत सारी सुविधाएं गिफ्ट में मिल गई भारत आने से पहले। बात क्लियर है? तो डुप्ले भारत कब आया पता? आप कहोगे इन्हीं स्थितियों में डुप्ले भारत आया। डुप्ले डुप्ले आया था 1741 में, 1741 में भारत आया, ये आपको पता होना चाहिए। इसको मारिया थेरेसा के लिए क्या हो गया, वहां पर यूरोप में एक विद्रोह चढ़ा, और उस विद्रोह में दो देश ऐसे थे जो एक दूसरे के विपरीत हुए। कौन कौन से? ऑस्ट्रिया वर्सेज पर्शिया, इसको हम पर्शिया भी बोल सकते हैं, पर्शिया बोल दो, ऑस्ट्रिया वर्सेज पर्शिया। तो ये जो ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया का जो समर्थक है वो तो है फ्रांसीसी, अभी भी याद रखना हो तो ऐसे याद रख लेना, इसको आस आता है इसमें, फ्रांस में भी आस आता है, तो ये इनका समर्थक था। और पर्सिया के जो समर्थक था वो थे आपके ब्रिटेन के लोग। तो जब वो दो देशों की एंट्री आपस में एक दूसरे के युद्ध के लिए हुई, तो ये दोनों देश समर्थक थे फ्रांसीसी और ब्रिटेन, तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो मुझे एक बात बताइए, ये लड़ाई क्या भारत की भूमि पर हो रही है, हाँ या ना? आप कहोगे भैया तो यूरोप का झगड़ा है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न चिन्ह है, वहां पे लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो दो देश एक दूसरे के शत्रु बने, तो उनके जितनी भी कंपनियां जहां जहां पर व्यापार कर रही थी, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे वो भारत में हो, अमेरिका में भी व्यापार कर रहे थे ब्रिटेन और फ्रांसीसी, भारत में भी कर रहे थे, कौन सी दो जगह कर रहे थे मुख्य रूप से बताएं? अमेरिका और भारत, ये दोनों जगह इन कंपनियों का भी झगड़ा हो गया, और इसी झगड़े को हम बोलते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो ये स्थिति समझना है, लिखना। दोनों का क्या हो गया, छोटी सी घटना लिख सकते हैं हम कि दूसरी बस्तियां दोनों की, कहां पर? फ्रांसीसी पांडिचेरी में है, और मद्रास में कौन है? आपका अंग्रेज है। तो दोनों ने अपने अपने देश को यहाँ पर चिट्ठियां लिखी, मतलब ब्रिटेन को भी लिखी और अपने देश फ्रांस को भी चिट्ठियां लिखी कि जो है हम लोगों को जो है सैनिक मदद चाहिए शुरुआती दौर में, तो क्योंकि युद्ध की स्थिति हो सकती है। लेकिन डुप्ले ने फिर विचार किया, अब डुप्ले को ये पता था इस समय कि जो हमारी नेवी की पावर से, यानी कि समुद्र किनारे थे दोनों, तो डुप्ले ने ये एनालिसिस किया कि हमारी नेवी की पावर ब्रिटिश पावर से जो है वो कम है। उनको पता था अगर इस समय पर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में युद्ध हुआ तो फ्रेंच लोग हार जाएंगे। डुप्ले इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते। तो डुप्ले ने लिखा जाकर के ये पत्र अपनी गृह सरकार को कि युद्ध को टाला जाए, किसी भी स्थितियों में युद्ध ना किया जाए। अंग्रेज तो तुमको पता ही बड़े कलाकार है, अंग्रेजों का उधर से जो जहाजी बेड़ा था उसका नेतृत्व कर रहा था एक बर्नौट नामक व्यक्ति। तो बर्नौट को तो जो चिट्ठी मिली ना युद्ध टाला जाए, बर्नौट ने कहा चिट्ठी फाड़ दो, इस चिट्ठी का कोई महत्व नहीं, अब हम चल दिए हैं तो हम अब युद्ध करेंगे। बर्नौट सुनी नहीं रहा किसी की, यानी अंग्रेजी जहाज तो आगे बढ़ते रहे। अब डुप्ले की जो पत्र था उसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने मान लिया, उसकी सरकार ने कहा ठीक है, उनको डुप्ले की बात समझ में आई कि अभी युद्ध होगा तो हार जाएंगे, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी बात को मान लेते हैं। तो इस स्थिति में डुप्ले को पता चला यार हमारा तो जहाज रुक गया है, लेकिन अंग्रेजों के जहाज तो आ रहे हैं। तो वो डुप्ले भाग के जाता है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास में, बोला अंकल जी देखो तुम्हारे घेर में लड़ाई होने वाली है, मतलब घेर का मतलब तुम्हारी जगह है, तुम्हारी जगह पर अंग्रेज लड़ने वाले हैं हमसे, अंकल जी हमको पीटेंगे, अंकल जी आपके होते हुए क्या आप हमको पीट जाने दोगे? अनवरुद्दीन ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा भतीजे, बेटा ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारी जगह कैसे लड़ लोगे, हम यहाँ के नवाब हैं, तुम बाहर के लोग यहाँ के कैसे लड़ लोगे? बोला हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको बताओ। उसने कहा डोंट वरी, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, तुम जाकर आराम से बैठो। बर्नौट अपनी मस्ती में जो अंग्रेजों का जहाज लेके आ रहा है, उसने एक जहाज तो डुप्ले का दबा दिया और एक अन्य फ्रांसीसी जहाज जो था उसको भी डुबो दिया। दो फ्रांसीसी जहाजों को बर्नौट ने डुबो दिया। अब बर्नौट ने जब दो जहाजों को डुबो दिया तो डुप्ले समझ गया यार ये तो नहीं रुकेंगे, तो डुप्ले ने मैसेज भेजा उस समय मॉरिशस के गवर्नर को। मॉरिशस पर भी उस समय कंट्रोल हुआ करता था फ्रांसीसियों का, तो उसने वहां पर जो फ्रांसीसी का गवर्नर था मॉरिशस में, उसका नाम था ला बुडाने, या ला बुडाने बोल लो आप। तो उसने बुडाने को बोला कि भैया हमने तो वहां पत्र लिख दिया था अपने देश को, वहां से तो कोई मदद मिली नहीं, और ये सुन ही नहीं रहे, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तो ऐसी जुबान चला रहा है, कुछ भी इसके पास कोई नौसेना वगैरह है नहीं, हमारी कोई मदद कर नहीं पाएगा, प्लीज तुम ही आ जाओ भैया। तो बुडाने ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? तो बुडाने अपनी सेना लेकर के पहुंचा। तीन पक्ष बने, मैंने आपको बताया कौन कौन से तीन पक्ष। एक पक्ष तो है अंग्रेज बर्नौट का, इंग्लैंड की तरफ से जहाजी बेड़ा जो लेके आया, जहाजी बेड़ा, जहाजी बेड़ा, और इसने क्या काम कर दिया, दो फ्रांसीसी जहाज डुबो दिए, युद्ध कर दिया उनसे, जहाज को तहस नहस करके दो फ्रांसीसी जहाज इसने डुबो दिए। टोरंटो फ्रांसीसी, फ्रांसीसी गवर्नर था, लेकिन इसकी पोस्टिंग कहाँ पर थी? भारत में ना होकर के मॉरिशस में, मॉरिशस में था, कहाँ पर था? मॉरिशस में। तो जब इसने दो फ्रांसीसी जहाज डुबो दिए तो डुप्ले ने किससे, डुप्ले ने की रिक्वेस्ट, भैया प्लीज हेल्प कर दो, रिक्वेस्ट की, तो ये लाबुडा ने आया। अब मुझे बताओ कि अंग्रेजों का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, ये मेरा आपसे प्रश्न रहेगा। तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर अंग्रेजों का हेडक्वार्टर हुआ करता था मद्रास। तो ये लाबुडा ने सीधा कहाँ पहुंचा, तो इसने फ्रांसीसी गवर्नर ने की मद्रास पर कार्रवाई, इसने क्या किया, मद्रास पर कार्रवाई करके मद्रास को जीत लिया। तो मद्रास किसके कंट्रोल में चला गया? बर्नौट आकर के पांडिचेरी को जीत लेता, नहीं तो वो तो एन वक्त पर आपका इसके जहाज आए लाबुडाने के, और इन्होंने आकर के मद्रास को जीत लिया। लेकिन ये आदमी बड़ा कमीना है लाबुडा ने, मैंने आपको बताया था कि सरकारी कंपनी थी फ्रेंच कंपनी, तो इनके लोगों के अंदर उतना वो भाव नहीं था, उन्होंने कहा ठीक है। अब यहाँ पर अंग्रेजों ने इसके पास मैसेज वैसेज भेज दिए, बोले यार तुम मॉरिशस में अपना अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो भारत में आके काय को सिर में दर्द करते हो अपने, डुप्ले को झेलने दो ना, कल को आज देखो तुम डुप्ले का नाम हो रहा है, डुप्ले की चर्चा है सब जगह, सब कह रहे हैं डुप्ले कामयाब है कामयाब है, तुम्हारा कोई नाम ही नहीं लेता। अब तुम आदमी से इस तरह की बात कर दोगे तो उसको क्या लगेगा, अरे यार हाँ डुप्ले का नाम हो रहा है। अब बोला तुमने यहाँ करके मद्रास को जीत लिया, अभी नाम किसका होगा, डुप्ले का ही होगा कि डुप्ले ने तुमको बुलाया है। तो उसकी थोड़ी सी खोपड़ी में बात है, लालची आदमी था, उसने बोला भैया फिर क्या किया जाए? बोला करना क्या, 4 लाख रुपए दे रहे तुम्हें हम, 3 लाख रुपए तो फ्रांसीसी कंपनी को भेजो तुम, और 1 लाख रुपए अपने पर्सनल पॉकेट में रखो जेब खर्चे के लिए, ऐस करो, घूमो फिरो मॉरिशस में शॉपिंग वगैरह करो। तो उसके समझ में चीजें आई, तो कितने रुपए में बिक गया लाबुडा ने, इसने मद्रास को जीत लिया लेकिन 4 लाख रुपए में वापस कर दिया। डुप्ले कह रहा तू पागल है क्या, लेकिन इसने 4 लाख रुपए में, 3 लाख कंपनी के लिए और 1 लाख खुद के लिए, 4 लाख रुपए में मद्रास वापस अंग्रेजों को दे दिया। हम सब करो बात समझ में आई। वास्की जो 1739 में नादिर शाह आया भारत में, तो वो 70 करोड़ रुपए लूट के लेके गया, 70 करोड़ रुपए की वैल्यू आज 12 लाख करोड़ रुपए है, तो 40 लाख रुपए की वैल्यू ऐसी लगा लेना तुम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नाराजगी किसको हुई होगी, तो डुप्ले को यहाँ पर थोड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा या नहीं, हाँ या ना? तो डुप्ले ने कहा अब अपना अंतिम टारगेट मद्रास को जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने पूरी फ्रांसीसी ताकत लगा दी किस बात के लिए, मद्रास को जीतेंगे। एकदम से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने कहा ओ चाचा अभी थोड़े दिन पहले तुम हमारे पास आए थे, तुमने क्या बोला था जी अंग्रेज हमको मारेंगे, हमको इनसे बचाओ, युद्ध नहीं होना चाहिए, अब तुम खुद ही युद्ध करने जा रहे हो। उसने कहा यार तुम्हें भी कुछ पता नहीं है अनवरुद्दीन, तुम भी बिल्कुल मूर्ख किस्म के व्यक्ति हो, ये जो मैं मद्रास जीत रहा हूँ ना
इस पर देखो क्या हुआ, अभी अंग्रेज थे यहाँ पर, अंग्रेज यहाँ पर इन्होंने इसको किसको बेच दिया, अंग्रेजों से जीता इसको बुढ़ाने ने आकर के, यानी हम फ्रांसीसियों ने जीता, वापस पैसा लेके चला गया यहाँ से बुढ़ाने। तुम यहाँ के नवाब, तुमको कुछ पता भी चल रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? तुम्हें दिया किसी ने एक अठन्नी? तुम्हें किसी ने कोई पैसा दिया? बोले नहीं यार, मुझे तो कोई पैसा वैसा नहीं दिया इन्होंने, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं आया। बोले फिर इसको तो मैं जीत के गिफ्ट करूंगा तुमको, ये तो तुम्हारा होना चाहिए, अंग्रेजों का तो ये होना ही नहीं चाहिए, इसको तो ये हार चुके हैं और हम फ्रांसीसियों ने हराया है, ये तो हमने बिक गए लोग हमारे को 4 लाख रुपए में, इस मद्रास को जीत के मैं तुमको दूंगा। अनवरुद्दीन बहुत खुश। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है करो कार्रवाई। कर्नाटक का नवाब इसमें कोई भी दखल नहीं डालेगा। अब उसने अपनी सेनाएं लगा दी डुप्ले ने जबरदस्त तरीके से, और डुप्ले की सेनाओं ने क्या किया कि मद्रास को जीत लिया, और मद्रास को जीतते ही वहां पर सीधे एक फ्रेंच फ्लैग लगा दिया, फ्रांसीसियों का एक झंडा लगा दिया। अनवरुद्दीन के लोगों ने देखा ये तो कह रहा था हमको गिफ्ट करेगा, और यहाँ पर तो अभी झंडा जो है वो फ्रांसीसियों का फहर रहा है। तो फिर यहाँ पर किसके दिमाग, अब किसके दिमाग पर लोड पड़ा? अनवरुद्दीन के पर, क्योंकि अंग्रेज तो हार गए, अंग्रेजों ने तो पैसे में लिया था। लेकिन डुप्ले ने क्या काम कर दिया यहाँ पर? डुप्ले ने मद्रास पर, या ऐसे कभी कंफ्यूज मत होना, इसमें एक बात लिख लेना, डुप्ले ने कौन चला गया वापस? ला बुडाने के जाने के बाद में, ला बुडाने के जाने के आपका, तो आप कहेंगे मुख्य गवर्नर तो यहाँ पर डुप्ले ही था, ये तो बस एक आर्मी कमांडर है पैराडाइज। तो डुप्ले का सम्मान बहुत ज्यादा बढ़ा या नहीं बढ़ा, है ना? सोचिए उस समय किस तो डुप्ले आया, डुप्ले ने आकर के आपका कूटनीति से ला बुडाने की हेल्प से पहले अंग्रेजों को हराया, अंग्रेजों ने थोड़ी सी चालाकी की वापस पाया, लेकिन फिर एक सैनिक कार्रवाई से डुप्ले ने उनको हराया। अंग्रेज हर एक फ्रंट पर फ्रांसीसियों से हार रहे थे या नहीं? डुप्ले बहुत कामयाब हो रहा था अपनी चीजों में। अब आप देखिए उस समय कर्नाटक के नवाब तक की सेना को डुप्ले ने हरा दिया, और जब ये युद्ध जीता तो इसी समय फ्रांसीसियों को लगा कि हमारी एक छोटी सी उपस्थित टुकड़ी भी इन भारतीयों नरेशों की बड़ी सेना को हरा सकती है। ये मैसेज सबके माइंड में गया, तो डुप्ले का सम्मान बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ा, ये बात कंसीडर करके रखना। तो डुप्ले एकदम से जब एनर्जेटिक होकर के, कारण क्या था? इन सब चीजों के शुरू होने का कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। अब ऑस्ट्रिया में क्या हो गया, जो दो देश हैं प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में शांति समझौता हो गया 1748 में। अब जब कॉज ही खत्म हो गया, जब कारण ही खत्म हो गया, तो जिस कारण की वजह से फ्रांसीसी और ब्रिटिश आपस में लड़ रहे थे वह युद्ध भी खत्म हो जाएगा या नहीं? अब उन दोनों देशों ने आपस में समझौता कर लिया, किसमें? फ्रांसीसी और ब्रिटेन ने भी, भैया हम झगड़ा अब नहीं, हमारा काम व्यापार का है, हम सिर्फ व्यापार करेंगे। इसलिए 1748 में एक संधि हुई, यहाँ लिखना 1748 में, लिखना इस बात को, 1748 में हम सब करो। फर्स्ट जो शुरू हुआ था आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो शुरू हुआ था आपका, मेन कॉज था उसका ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था 1740 का, इसलिए बहुत बार 1740 में कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे साथी। लेकिन भारत की भूमि पर जो प्रथम कर्नाटक युद्ध मुख्यतः शुरू हुआ वो 1746 से 48 शुरू हुआ था। 1746 में बर्नौट की कार्यवाही से शुरू होकर के और 1748 की एक्सला सेपल संधि खत्म हुआ। क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें, मेमोराइज करिए। क्या कारण रहे कर्नाटक का? आपको अब तो मतलब एकदम से पिक्चर क्लियर होगी। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन है, अनवरुद्दीन की स्थिति नवाब बना था, ये हमने जाना, ठीक है। और आपका किस तरह से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर ये दोनों देश एक दूसरे के सामने आए, बर्नौट की कार्यवाही, फिर उसके बाद में लाबुडानी की कार्यवाही, उसके बाद में डुप्ले की मद्रास पर कार्यवाही। कर्नाटक के नवाब इससे आपका नाराज हुआ और डुप्ले के खिलाफ उस सैनिक कार्यवाही की, लेकिन अनवरुद्दीन हार हुई। तो अनवरुद्दीन विरोधी बन गया या नहीं बना? अब एक बात बताओ मुझे, अनवरुद्दीन विरोधी है या नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ जी अनवरुद्दीन विरोधी है। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन और पूछूं, बड़ा जटिल सा क्वेश्चन रहेगा, जिस दिन बहुत ध्यान दिया होगा वही बता पाएगा। क्वेश्चन ये है कि अनवरुद्दीन जो नवाब बना है वो किसकी हेल्प से बना है? अभी पता चलेगा आपका कितना ध्यान था इसमें। हो गया उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध किसके बीच में? उत्तराधिकार का युद्ध हुआ है आपका, एक तो निजामुल मुल्क का बेटा नासिर जंग है और उसका पोता मुजफ्फर जंग है। अब जरा सोच के विचार करिए, अनवरुद्दीन किसके खिलाफ था? अनवरुद्दीन किसके खिलाफ था? अनवरुद्दीन को किसने हरा दिया था? अनवरुद्दीन का जो बेटा गया था आपका युद्ध लड़ने, उसको किसने हरा दिया था? आप कहेंगे फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच लोगों के। तो फ्रेंच लोगों के खिलाफ अगर अनवरुद्दीन है तो यही मौका मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने कहा भैया पासा पलट लो, और इसी टाइम पर अनवरुद्दीन खिलाफ है तो इनको एक सहयोग और मिला नासिर जंग के साथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC लिख रहा हूं मैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी अनवरुद्दीन के पक्ष में हो जाती है तो फ्रांसीसियों के पास कौन सा विकल्प बचा हुआ है? अनवरुद्दीन के साथ तो जा नहीं सकते, और अनवरुद्दीन के साथ भी नहीं जा सकते, और हैदराबाद के निजाम और इन दोनों की एक बात थी तो इस पक्ष में भी नहीं जा सकते। तो ये इसको जो सहयोग मिला, इसको मिला किसका? आपका फ्रांसीसियों का सहयोग। बस लड़ाई बढ़ गई, फ्रांसीसियों का सहयोग मिला, हो गया ना, दो पक्ष ऐसे तो बनेंगे, क्लियर, कभी भूलने की स्थिति नहीं है इसमें। अब यहाँ पर चाल चलते हैं फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने कहा कि यार ये अनवरुद्दीन कुछ ज्यादा दादा नहीं बन रहा है। अनवरुद्दीन कहाँ का नवाब है? कर्नाटक का। अनवरुद्दीन का कर्नाटक का नवाब होना किस वजह से? हैदराबाद के निजामों की वजह से। लेकिन भाई साहब एक घटना पर जरा विचार करिए, ये क्या वास्तविक मालिक है इस गद्दी का? क्या अनवरुद्दीन इस गद्दी का वास्तविक मालिक है कर्नाटक के नवाब होने का? आप कहेंगे नहीं, वास्तविक मालिक तो थे कौन कौन? आपका दोस्त अली, उसका जो बेटा था सफदर अली वो भी मारा गया, साथ में जो सईद है वो भी मारा गया, इसका दामाद तो बचा हुआ है ना चंदा साहिब। और चंदा साहिब कहाँ पर है इस समय? मराठों की कैद में। तो फ्रांसीसियों ने चाल चली, फ्रांसीसियों ने कहा निजाम के पोते से, मुजफ्फर जंग से, भैया अगर तुम्हें सच में गद्दी चाहिए तो गद्दी तो तुम्हें ऐसे नहीं मिल पाएगी, गद्दी तो तुम्हें मिल सकती है जो अनवरुद्दीन यहाँ पर टांग अड़ा रहा है, इस अनवरुद्दीन के लिए उस चंदा साहिब को वापस लेके आओ और इसके कर्नाटक की गद्दी पर प्रश्न लगाओ। बोले भाई तू किस हक से कर्नाटक का नवाब बना हुआ है? अगर चंदा साहिब वापस आ गया, अगर चंदा साहिब ने वापस आकर के अपनी गद्दी पर लिए अधिकार मांग लिया तो ये खुद कहां पर फंस जाएगा अनवरुद्दीन? वहां पर, यहां पर टांग नहीं अड़ाएगा। अब चंदा साहिब तो मराठों की कैद में, तो मराठी क्यों हेल्प करेंगे इसकी? तो मराठे इसलिए हेल्प करेंगे ना क्योंकि मराठों को कर्नाटक से बाहर किसने निकाला युद्ध करके? निजाम ने। और ये किसको? निजाम के लड़के को सपोर्ट करा अनवरुद्दीन, तो मराठे तो खिलाफ हो जाएंगे या नहीं? इसकी बात समझ में आई, इसने कहा ठीक है मैं जाता हूं मराठों के पास में। और उस समय मराठे भी ये चाहते थे कि कर्नाटक में एक कलेश हो क्योंकि हमारी सेना कर्नाटक से बाहर आ गई, तो इन्होंने मुजफ्फर जंग की जो रिक्वेस्ट थी उसको मान लिया और चंदा साहिब को कैद से छोड़ दिया। अब चंदा साहिब आकर के क्या बोलेगा? एक फ्रंट और बन गया, दूसरा फ्रंट क्या बन गया? दूसरा फ्रंट बन गया यहाँ पर, एक तो हैदराबाद के उत्तराधिकार पर प्रश्न है और एक कर्नाटक। इसलिए मैंने कहा दूसरा जो कर्नाटक युद्ध था उसमें दो डिमांड थी, एक तो हैदराबाद का निजाम कौन होगा और कर्नाटक में क्या स्थिति हो गई? अनवरुद्दीन ने सोचा यार ये फ्रांसीसी बड़े चालू हैं, अनवरुद्दीन वर्सेज चंदा साहिब। हम सब करो, चंदा साहिब की स्थिति क्लियर रहेगी आपको हमेशा, ये मराठों की कैद में था लेकिन मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों की बात में आकर के इनसे बात करने जाता है मराठों से और मराठी इसको मुक्त कर लेते। अनवरुद्दीन के पक्ष में कौन है? भैया ऑलवेज ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांसीसी, तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके बेटे को मार डाला गया उसने। और चंदा साहिब के सपोर्ट में कौन आ गए? तो तुम लेके आओ, हम फ्रांसीसियों ने कहा हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको गद्दी दिलाएंगे। तो बन गए दो फ्रंट दोनों या नहीं बने? आप कहेंगे हाँ। तो इसी जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है इसमें सबकी सेनाएं आपस में लड़ गई।
कोई परेशानी? आया मजा या नहीं आया? थम्स अप करके बताओ। नहीं तो अगर इतने जटिल चीज को अगर बहुत ध्यान से बार बार चीजों को नहीं पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज हो। अब आप आंख बंद करके बता दोगे कि अनवरुद्दीन की स्थिति हुआ, क्यों अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों से नाराज है और क्यों अंग्रेज और फ्रांसीसियों के दो फ्रंट बने। ठीक है, बात क्लियर। 1749 और इसमें क्या हो गया? अनवरुद्दीन मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया। जैसे किसकी जीत हुई है बताओ? अगर अनवरुद्दीन मारा गया तो अंग्रेजों की या फ्रांसीसियों की? अनवरुद्दीन मारा गया और 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 अनवरुद्दीन का एक बेटा था, उनके बेटे को मारो, लेकिन वो भाग गया। अनवरुद्दीन का बेटा, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली, जो पास में एक फोर्ट था मद्रास के पास में, तिरुचिरापल्ली भाग गया। अनवरुद्दीन वाज किल्ड एंड हिज सन मोहम्मद अली रन अवे, वो भाग गया, रन अवे टू तिरुचिरापल्ली, या तिरुचि बोले या कुछ भी बोले, आप तिरुचिरापल्ली बोले। तो स्थिति में क्या हुआ? फ्रांसीसियों की जीत हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। और जब फ्रांसीसियों की जीत हो गई तो मैं एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा आपको, फिर वापस लेकर के आऊँ तो पिक्चर और ज्यादा क्लियर होगी। मैंने आपको बताया हैदराबाद, हैदराबाद में किस किसके बीच में संघर्ष है बताइए? हैदराबाद में तो आप कहेंगे हैदराबाद में भैया एक तो निजाम का बेटा है नासिर जंग, और नासिर जंग को कौन सपोर्ट कर रहे हैं? फ्रेंच या इंग्लिश? आसान सी बात है भैया, इसके साथ है ब्रिटिश, ब्रिटिश। दूसरा यहाँ पर जो फ्रंट है वो कौन सा है? तो यहाँ पर है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग के साथ में कौन है? तो मुजफ्फर जंग के साथ में है आपका फ्रांसीसी। कोई इशू तो नहीं इस बात में? बात है तो हाँ जी भैया, क्लियर हो गया ना? तो ये नासिर जंग भी आपका, जब ये संघर्ष चल रहा था, नासिर जंग 1750 में मारा गया। यहाँ पर भी किसकी जीत हुई है बताओ? आप कहेंगे भैया फ्रांसीसी तो हर जगह आगे हो रहे हैं ये, ठीक है। और साथ में क्या हो गया कुछ समय बाद में आपका, याद रख लेना, जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग भी मारा गया। लेकिन फ्रांसीसियों ने क्या किया? अपना एक नया व्यक्ति को ढूंढ के लेके आए इसकी जगह नवाब बनाने के लिए। और नवाब बनाने के लिए उस समय पर एक आपका स्थानीय गवर्नर हुआ करता था फ्रांसीसियों का, बुस्सी, याद रख लेना, उसने डुप्ले के बाद में फ्रांसीसी कंपनी को चलाया है। तो बुस्सी ने आकर के क्या किया कि जब मुजफ्फर जंग मारा गया, जब मुजफ्फर जंग मारा गया तो मुजफ्फर जंग इसकी जगह फ्रांसीसियों ने, भविष्य में नाम की जरूरत पड़ेगी मुझे आपसे, इसकी जगह फ्रांसीसियों ने सलाबत जंग को, क्या नाम है? सलाबत जंग, यानी कि आपका वंशज था, सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम बनाया, हैदराबाद का निजाम बनाया। बात क्लियर भाई साहब? कोई दिक्कत, कोई परेशानी छोटी सी बात में?